रुकिए ना, हर चीज में कूद रहे हैं महाराज, अधिकारी हाथ में कूद रहे हैं, ड्रामा बना हुआ क्या? नहीं महाराज, ये अपना काम कर रहे हैं। आप अभी कुछ अरे 2 मिनट रुकिए ना भाई। आइए उधर आइए। कौन से भारत के संविधान में कोई पुलिस वाला किसी को गाली दे सकता है? आपको दे सकता है क्या? आपको दे सकता है क्या? गाली देने का अधिकार नहीं है। कोई जितेंद्रवा को जो सस्पेंशन हुआ, इसका सस्पेंशन रद्द करके इसको पहले पब्लिक को सौंप देना चाहिए। आर्मी के जवान के न्याय के लिए पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी पटना से चलकर अपनी पूरी टीम के साथ आर्मी के जवान को न्याय दिलाने के लिए पहुंच चुके हैं इस वक्त मोतिहारी के धरना स्थल पर। पूरे आवेदन में चर्चा नहीं है कहीं भी, पूरे आवेदन में कहीं भी चर्चा इस बात का नहीं है कि उनके पास उनको जो टक्कर लगा बुकिंग गला से, जो जान मारने की नियत से, और जब जान मारने की नियत से वो हमला नहीं था तो ये 325 लगाने की कौन ये मजबूरी थी? ये बात FIR में मेंशन की गई है क्या? वो देखिए सवाल ये है कि ये नसीम, इधर को घूम जाइए, इधर को लोग आपको सुन रहे हैं, इधर एक तरफ एक तरफ। ये है कि पटना से चलकर पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ जो है मोतिहारी पहुंचे हैं, इसलिए कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। सबका मकसद जो है अलग अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, सब में मतभेद हो सकता है, लेकिन रास्ता और सब मकसद एक ही है सबका कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। ये वकील से पहले एक साधारण इंसान है और ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, कानूनी दांव पेच से आर्मी के जवान को रिहा करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो कानूनी दांव पेच क्या हो सकता है उसको ध्यान से सुनिएगा। वकील साहब बताइए कैसे एक आर्मी के जवान को छुड़ाया जा सकता है, और 7 दिन से अभी तक माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? आप बताएं इसके सारे मीडिया कर्मी। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा, ये जो कि इसमें 2 केसेस कराए गए हैं पुलिस के द्वारा, एक 85/23 है और एक 86। तो इसमें 85 जो किया गया है, इसमें जो मुख्य धाराएं लगाई गई है, इसमें नसीम अख्तर साहब है, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ये नसीम अख्तर साहब हैं, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई और इसमें बताया गया कि जब बोल रहे हैं कि जब हमारे चाचा सड़क के किनारे खड़े थे तो एक अनियंत्रित होकर एक गाड़ी आई जिससे उनका धक्का लगा, और धक्का लगने के बाद कह रहे हैं कि वो गिर गए जिसमें उनको चोट लगी। और इसके बाद वो कहते जब उन्होंने पुलिस को खबर किया तो ये नोक-झोंक हुआ, गाली गलौज हुआ। और इसमें धारा जो लगाया गया उसमें 279, 337, 338, 341, 323 और 325 बट्टा और 504 भी है। तो एक एक धारा के बारे में मैं बता दूं कि ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 379 जो धारा है वो जब कोई आदमी लापरवाही से गाड़ी चलाए, यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप देखते होंगे मोटरसाइकिल वगैरह है कोई आदमी और लहरिया का टाइप का चलाता है तो लापरवाही कहते, तो उस सब में 279 लगता है। लापरवाही से गाड़ी चलाए और यदि किसी को चोट लग जाए तो ऐसे परिस्थिति में 337 की धाराएं लगती हैं। तो और 338 जो है, यदि चोट लगी और जान का खतरा हो तो 338 लगती। तो ये एक सीरीज जो है 337, 338 और 279 ये लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध लगता है। इन तमाम धाराओं का बेलेबल है। बेलेबल का मतलब होता है कि इसमें तुरंत बेल मिल जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। इसके बाद 341 लगाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, कहीं जाने नहीं दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। और 323 है कि लपड़ थप्पड़ से यदि किसी के बीच में मारपीट होती है तो वो लगता है। 504 है गाली गलौज का। तो तमाम जो धाराएं इसमें लगी है सभी बेलेबल है, उसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिल सकता है। एक सेक्शन जो जोड़ा गया है इसमें 325, ये 325 का इसमें कहीं कोई मटेरियल नहीं था। तो ये जो FIR हुआ है वो जो मटेरियल है यहाँ पर अवेलेबल, 325 का कहीं कोई मटेरियल नहीं है। यदि 325 कहता है कि यदि किसी को गंभीर चोट पहुँची है, और गंभीर चोट का परिभाषा है IPC के 320 में दिया गया जो 7 कैटेगरी है। तो जानबूझकर यदि किसी को कोई मारा और तब यदि गंभीर रूप से चोट लगता है तब वो 325 लगता है। इस FIR में ही ये बात कही गई है
कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे टक्कर हुई थी, इरादा नहीं था मारने का, तो 325 लगता नहीं है। इसीलिए ये बात यदि माननीय न्यायालय में रखा जाएगा तो 325 जो धारा लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या वो समझिए, ताकि इनको बेल मिलने में कठिनाई हो। और एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है, तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी के रक्षा के लिए होते हैं। आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोग जो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के, उन लोगों से रक्षा देती है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के प्रति भी हमारी इतनी ही आस्था है जितनी आर्मी के प्रति है, लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के हरकत से पूरे पुलिस समाज जो है सो बदनाम होते हैं। खास करके बिहार पुलिस का पूरे देश में अभी किरकिरा होने लगा है। तो वो जो बाद की जो इनका कंडक्ट था कि मारते हुए उनको लेके गया आर्मी के जवान को, और वो परिचय भी देते रहे कि आर्मी का है, तो वो मारने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। वो आम आदमी को भी नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ तो एक आर्मी का जवान था, उनके प्रति सभी लोगों की भावनाएं कदर होती है। तो ये सरासर जो है सो एक गलतपूर्ण तरीका था। उस पर विभागीय अपना जो भी कार्रवाई हुई उस चीज़ से नहीं है। कौन गलत कौन से उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जज और न्यायालय का काम है। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बेल कैसे मिले और जल्दी से जल्दी कैसे रिहा हो। तो दो केस, एक केस का मैंने ये बताया और एक पुलिस के द्वारा भी की गई है। तो सवाल यह है कि लड़ाई भी पुलिस के द्वारा हो, पुलिस मारती भी है, पुलिस केस भी करती है, अनुसंधान भी वही लोकल पुलिस कर रही है। तो यहाँ अनुसंधान फेयर होगा कि नहीं होगा, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। तो वही पुलिस आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और भारतीय न्यायपालिका में एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यदि वो सही बात है तो आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप जांच के लिए दे दीजिए, और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए था। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो FIR के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है उनको उसी टाइम में रिमांड रिफ्यूजल होता वो निकल जाता। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि जल्दबाजी में उनको न्यायालय के समक्ष रख दिया, और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई, और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे परिस्थिति, अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार वो जेल में है। और हम और आप जानते हैं, ये मीडियाबाजी का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके आंख पे पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है। वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है, अब वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं, तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा। और विधिवत जो कार्रवाई होती है, जिस तरह से बेल पिटीशन मूव होगा, मजिस्ट्रेट इसमें बेल जनरली देते नहीं है, और वो बेल रिजेक्ट भी हुआ। अब क्या करेंगे? अब सेशन न्यायालय में वो गया है। अब सेशन न्यायालय में तमाम ये बातें जो FIR में जो असत्य बातें को लिखा गया है उसकी व्याख्या की जाएगी। तो वो और डायरी की बात की जाएगी। तो डायरी अभी पुलिस के पास में ये है कि डायरी आप समर्पित कर दीजिए तुरंत में, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की बात है नहीं। तो डायरेक्ट वो चार्जशीट दे दे और सही बात को वो रखे, ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। क्योंकि न्यायालय में ये टेक्निकल बात उठ सकती है कि हमको चार्जशीट या डायरी आने दीजिए तब मैं देखूंगा, तो लंबी प्रक्रिया है। अच्छा वकील साहब, एक यहाँ पे बात है जिसमें है कि 45 के अनुसार, एक मिनट, ये भी बात बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा। जब कानूनी बात होगी तो आर्मी के किसी भी जो होते हैं, CRPC की धारा 45 के तहत बोलता है कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट जो राज्य सरकार की पुलिस है वो नहीं कर सकती है। लेकिन उसमें एक टेक्निकल वर्ड है, उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि यदि वो ऑन ड्यूटी होते तब की बात करते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, कहा कि आपको यदि आनंद फानन में यदि वो छुट्टी पर भी है तो अरेस्टिंग करने से पहले उनके कमांडेंट ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप अवगत कराइए, और उसके बाद यदि वो आपको सहमति देते हैं तभी आप अरेस्ट कीजिए। तो क्या वो प्रक्रिया पूरा की गई?
तो एक आर्मी का लेटर भी आया है, आर्मी वहाँ से। तो वो तमाम एक चीज़ जो ये हम लोग लाएंगे रिकॉर्ड पर। और देखिए गलत और सही, सर फिर से जॉब मिल सकता है उनको? जॉब ऊपर कोई खतरा नहीं है। और समझिए कि वो गलत हुआ कि सही हुआ, ये बात न्यायालय में आप सबूत के आधार पर तय करवाएंगे और न्यायालय के ये होता है, उस पर हमारी और आपकी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अभी सवाल ये है, माना कि उसको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं थी, गिरफ्तार किया। और आपको बता रहे हैं आम जनता की बात में समझिए कि 7 वर्ष से नीचे की सजा का जो भी प्रावधान है जिस केस में, उसमें उनको डायरेक्ट अरेस्ट करना ही नहीं। एक आर्मी के अलावा मैं अन्य व्यक्तियों में कह रहा हूँ, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के केस में भी ये डायरेक्ट गाइडलाइन दिया कि ऐसा कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से नीचे की सजा का प्रावधान हो, उसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तारी नहीं करनी है। तो आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि आपने गिरफ्तार करके उसको भेज दिया? तो एक तरीके से देखिएगा, गलती पर गलती, पहले तो उनको मारना नहीं चाहिए पुलिस को। माना कि बहुत लोग कहते हैं, दोनों पक्ष है, पुलिस वाले का कहना है कि मुझे गाली दी गई, तो गाली दी गई तो उसका आपको यदि किसी ने किसी को गोली मार दिया तो क्या पुलिस भी उसको गोली मार देगी? तो सर पुलिस वाले अभी तक बाहर इन्हें पहले पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है सर। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिर बात दोबारा नहीं कर गाली रहा देके हूँ। दिया। और यदि वो गाली का कोई साक्ष्य नहीं आया है अभी तक, उनको अंदर क्यों नहीं भेजा गया? और उनको अंदर भेजने की जो बात कही जा रही है, ये तमाम कितनी जल्दी बेल दिलवाया जा सके, इसलिए यहाँ पर लीगल एडवाइजर के रूप में यहाँ पर जो है आप लोगों के बीच उपस्थित हुए थे। और इनका भी मकसद है कि होली से पहले जो है आर्मी के जवान की रिहाई हो, और जो होली का रंग है वो हम सब मिलकर एक साथ आर्मी के जवान के भाई के साथ मिलकर के ले। सर एक सवाल है और तमाम लोगों का ये सवाल होगा कि मान लीजिए ये आप अपनी तरफ से कोर्ट में केस लड़ते हैं, माननीय हाई कोर्ट में इस कोर्ट को इस केस को चैलेंज करते हैं, तो कितने दिन में जो है बेल मिल सकती है? कितने दिन में त्वरित और जल्दी और प्रभावी बेल कितने दिन में मिल सकती है? सवाल इसमें सवाल ये है कि देखिए केस में वकालतनामा आता है, सारा चीज़ होता है। हाँ। और अभी कस्टडी में जेल से वकालतनामा आएगा, तब आधिकारिक तौर पर आप कुछ बोल सकते हैं। रही बात जितना मटेरियल है एक केस का, दूसरा केस का अभी हम लोग अवलोकन कर लेते हैं, और ये वो चार्ज क्या बना है, डायरी में क्या मटेरियल, तमाम चीज़ का। इसीलिए यदि जल्दबाजी में मैं कह दूँ बेल का क्या प्रक्रिया है वो समझिए। बेल में पहले FIR को पढ़ा जाता है, उसके साथ डायरी आती है, डायरी के बाद मटेरियल पर हम लोग बहस करते हैं, डायरी देखे नहीं तो, लेकिन FIR के बाद ये पूरी तरह से फॉल्स केस है, और जज साहब को यदि हम लोग कन्विंस करेंगे तो पहला बहस में ही इसमें बेल होने की पूरी संभावना है। मतलब लेकिन यदि मैं पहले कह दूँ, अभी मैं कह दूँ कि कल वो निकल जाएंगे, तो जज साहब के ये न्यायालय के प्रति कंटेम्प्ट का मामला होता है कि आपने जजमेंट से पहले कैसा आपने अनुमान लगा लिया, तो वो आर्मी जो है उनके लिए मुसीबत खड़ा हो सकती है। इसीलिए मेरे मुंह से ये निकलवा लेना कि कल ही निकल जाएगा या आज ही निकल जाएगा, उनसे उनका केस खराब होगा, इसलिए मेरे से वो चीज़ लेना उचित है। तो क्या इतने दिन रखना उचित है? देखिए ये उचित और अनुचित करना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, वो न्यायालय के शरण में, आप न्यायालय में गया है कानूनी विधि से, तो कानूनी साक्ष्य संग्रह करके उनको जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग निकालेंगे।